नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 5 जून 2020 और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। आज हमें 5 आर्टिकल्स डिस्कस करने हैं। सबसे पहले हम आर्टिकल डिस्कस करेंगे केरला में एक गर्भवती हाथिनी की डेथ हो गई, कैसे, कौन रिस्पॉन्सिबल हैं, डिटेल से इस आर्टिकल को डिस्कस करेंगे। दूसरे नंबर पर हम चाइना और यूएसए के बीच टेंशंस से संबंधित आर्टिकल को डिस्कस करेंगे। ये दोनों आर्टिकल्स इसी इशू से संबंधित हैं, दोनों को कंबाइन करके डिस्कस करेंगे। ये बीच में जो बड़ा आर्टिकल है ये विजय गोखले के द्वारा लिखा गया है। विजय गोखले हमारे फॉरेन सेक्रेटरी थे, कुछ ही दिनों पहले रिटायर हुए हैं। काफ़ी अच्छा ये आर्टिकल है, कंबाइन करके डिस्कस करेंगे। देखो, आज की डिस्कशन में तो हम ये 3 ही आर्टिकल डिस्कस कर पाएंगे, क्योंकि आज वैसे भी डिस्कशन काफ़ी ज़्यादा लेट हो गई है। तो हमारे ये जो बचे हुए 3 आर्टिकल होंगे, एक तो मिलिट्री रिफॉर्म्स से संबंधित, यहाँ पर सोशल मीडिया से संबंधित आर्टिकल हैं, इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, एक्सट्रैक्ट करके डिस्कस करेंगे। और एक हमारा परसों का आर्टिकल डिस्कस करना बाकी है, मल्टीलेटरलिज्म से संबंधित। तो 3 ये जो बचे हुए आर्टिकल हैं इनको हम संडे मॉर्निंग में डिस्कस करेंगे। मैं फिर से बोलता हूँ, इन 3 बचे हुए आर्टिकल्स को हम संडे मॉर्निंग को डिस्कस करेंगे। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल एक एलिफेंट की डेथ से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है? केरल में देखो एक काफ़ी दुखद घटना सामने आई। एक हथिनी जो कि प्रेग्नेंट थी, उस हथिनी की डेथ हो गई क्योंकि उसने एक ऐसे पाइनएप्पल को खाया था जिसमें विस्फोटक मटेरियल भरा हुआ था, यानी पटाखे भरे हुए थे। आमतौर पे देखो इस ट्रैप का इस्तेमाल किया जाता है वाइल्ड पिग्स के लिए। इस घटना के बाद पूरे देश में गुस्सा है, मांग चल रही है जो भी पर्सन्स दोषी हैं इस प्रकार की घटना को अंजाम देने के लिए उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आर्टिकल में कहा जाता है, देखो दोषियों के खिलाफ कार्रवाई तो होनी ही चाहिए, लेकिन हमें स्ट्रक्चरल रीजंस पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि पिछले कुछ सालों में मैन और एनिमल्स के बीच कन्फ्लिक्ट क्यों बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और क्यों इसकी वजह से बहुत सारे एनिमल्स की डेथ होती है, इंक्लूडिंग एलिफेंट्स। तो रीजंस को मेनली 3 कैटेगरीज में स्पेसिफाई किया जाता है। सबसे पहले है हैबिटेट लॉस। देखो, हमारे देश का जो टोटल ज्योग्राफिकल एरिया है उसका सिर्फ 5% प्रोटेक्टेड एरियाज में आता है। प्रोटेक्टेड एरियाज जैसे नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। तो वाइल्ड एनिमल्स के लिए जो रिजर्व्ड एरिया है वो बहुत कम है, इसलिए वाइल्ड एनिमल्स को मजबूरी में प्रोटेक्टेड एरिया से बाहर आना होता है, जहाँ पे बहुत सारे ह्यूमन सेटलमेंट्स होते हैं फूड की तलाश में। लेकिन इस चक्कर में एलिफेंट्स का और दूसरे एनिमल्स का कन्फ्लिक्ट होता है ह्यूमन बींग्स के साथ। दूसरा रीज़न है इंक्रीजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट्स। देखो, पिछले कुछ सालों में नॉर्म्स को, इन्वायरमेंट संबंधित नॉर्म्स को काफ़ी ज़्यादा आसान कर दिया गया है। कई सारे ऐसे हाईवेज, रेलवे नेटवर्क्स को अप्रूवल मिला है जो प्रोटेक्टेड एरियाज के बिल्कुल बीच से होकर गुजरते हैं, जैसे नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। इससे भी एनिमल्स के बीच और ह्यूमन बींग्स के बीच कन्फ्लिक्ट की संभावना बढ़ जाती है और एनिमल्स को काफ़ी तरह का नुकसान पहुंचता है। जैसे देखो, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। रेल लाइन गुजरती है नेशनल पार्क के बीच से या फिर एलिफेंट रिजर्व के बीच से, तो बहुत बार आप खबर सुनते हो कि एलिफेंट की डेथ हो गई रेल के नीचे आने से, ट्रेन से टकराने से। काफ़ी बार इस प्रकार की खबरें भी आती हैं, एलिफेंट्स की डेथ हो गई क्योंकि एक इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड था एलिफेंट रिजर्व के अंदर और करंट लगने से एलिफेंट की डेथ हो गई। एक और एग्जाम्पल दिया गया है, जैसे केन बेतवा रिवर इंटरलिंकिंग जो प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट के इस्टेब्लिश होने से पन्ना टाइगर रिजर्व का 100 स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया है वो सबमर्ज हो जाएगा। लेकिन फिर भी सरकार इस प्रोजेक्ट को लेके आगे बढ़ रही है। मतलब बहुत तेज गति से प्रोटेक्टेड एरियाज में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए अप्रूवल दिया जा रहा है। इवन देखो, लॉकडाउन के दौरान भी नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ की मीटिंग ऑर्गेनाइज हुई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू और काफ़ी सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को अप्रूवल दिया गया प्रोटेक्टेड एरियाज में। तीसरा रीज़न है क्रॉप रेडर्स।
देखो, प्रोटेक्टेड एरियाज के आसपास जो ह्यूमन सेटलमेंट्स हैं, जो किसान हैं, उन्होंने क्रॉपिंग पैटर्न में काफ़ी बदलाव किया है पिछले कुछ समय में। पैडी को छोड़ के काफ़ी सारी दूसरी फसलें भी उगाई जाती हैं, जैसे लेमन, फ्रूट्स इत्यादि। चूँकि देखो ये ज़्यादा न्यूट्रिशियस होते हैं, तो काफ़ी बार एलिफेंट कॉरिडोर से गुजरते हुए इन क्रॉप्स को खाने की कोशिश करते हैं। इस वजह से भी किसानों के बीच और एनिमल्स के बीच, इस पर्टिकुलर केस में एलिफेंट्स के बीच टकराव होता है। रीजंस देखो वैसे और भी हैं। फॉर एग्जांपल, जो टाइगर जैसे एनिमल्स हैं, उनके लिए काफ़ी बार प्रे की कमी हो जाती है। प्रे मतलब शिकार की कमी हो जाती है, इसलिए वो ह्यूमन सेटलमेंट्स में आ जाते हैं। लेकिन अगर सभी रीजन्स को आप एनालाइज करोगे तो घूम फिर के जो मेन रीज़न निकलेगा वो यही निकलेगा, हैबिटेट लॉस या फिर प्रोटेक्टेड एरियाज में इंसानों का इंटरफेरेंस। यही मेन रीज़न है जिसकी वजह से मैन और एनिमल्स के बीच कन्फ्लिक्ट बढ़ता जा रहा है, जिसकी कीमत चुकानी पड़ रही है निर्दोष एनिमल्स को। कुछ सजेशंस भी दिए जाते हैं, जैसे देखो, एनिमल्स का जो बिहेवियर है उन्हें समझने की आवश्यकता है, और बिहेवियर समझने के बाद बेटर वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को अपनाने की आवश्यकता है। ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता पैदा करने की आवश्यकता है प्रोटेक्टेड एरियाज़ के आसपास वाले एरियाज़ में, ताकि लोग जागरूक हों, वो एनिमल्स को नुकसान ना पहुंचाएं। इसके अलावा देखो, एनिमल्स तो एनिमल्स हैं, क्रॉप्स को नुकसान फ्यूचर में भी पहुंचाया जा सकता है एनिमल्स के द्वारा। लेकिन सरकार को कोई ऐसा मैकेनिज्म लेके आना चाहिए, अगर किसानों की फसल बर्बाद होती है तो उनको कंपनसेशन सरकार के द्वारा दी जाएगी। वो इस प्रकार के ट्रैप का इस्तेमाल ना करें या फिर एनिमल्स को नुकसान ना पहुंचाएं। नेक्स्ट, जो कॉरिडोर्स हैं, फॉर एग्जांपल एलिफेंट के कॉरिडोर्स होते हैं, एक प्रोटेक्टेड एरिया से दूसरे प्रोटेक्टेड एरिया में जाते हैं जिसके थ्रू एलिफेंट, तो इन कॉरिडोर्स को भी सुरक्षित करने की आवश्यकता है। आसपास फेंसिंग लगाई जा सकती है ताकि जो एलिफेंट्स हैं वो कम से कम बाहर आएं ह्यूमन सेटलमेंट्स में। अगर कॉरिडोर को सिक्योर किया जाता है तो इसके फायदे होंगे, मैन और एनिमल्स के बीच कन्फ्लिक्ट्स की संख्या कम होगी। लास्ट में देखो, कंक्लूजन में कहा जाता है, हमारे इन्वायरमेंट मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर ने कहा, हमारा इंडिया का कल्चर नहीं है कि हम इस प्रकार के एनिमल्स को मारें। ये बात ठीक है, इंडिया का कल्चर इस प्रकार का नहीं है, बट देखो, जब तक आप इन साइंटिफिक रीजंस को एड्रेस नहीं करोगे, स्ट्रक्चरल रीजंस को एड्रेस नहीं करोगे, जिसकी वजह से एनिमल्स और मैन के बीच कन्फ्लिक्ट होता है, एनिमल्स की जान जाती है, तब तक इस प्रकार की जो घटनाएं हैं वो सामने आती रहेंगी। एक पॉइंट ये है जो फिट नहीं बैठ रहा था फ्लो में, माधव गदगिल कमेटी रिपोर्ट ने कहा था, पूरे वेस्टर्न घाट को आप इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया डेजिग्नेट कर दो, लेकिन इस कमेटी की रिपोर्ट को नहीं माना गया था, पॉलिटिशियंस ने विरोध किया था। अगर ऐसा होता तो एनिमल्स को बेहतर ढंग से प्रोटेक्ट किया जा सकता था। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल यूएस और चाइना के बीच टेंशन्स से संबंधित है। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है? देखो, पिछले कुछ दिनों में यूएसए और चाइना के बीच टेंशन्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई हैं। टेंशन्स पहले भी थी ट्रेड वार के कारण, टेंशन्स पहले भी थी कोविड-19 के कारण, लेकिन पिछले एक हफ्ते में काफ़ी सारी ऐसी घटनाएं हुई हैं जिससे संभावना है कि टेंशन्स और भी ज़्यादा बढ़ने वाली हैं। जैसे देखो, 29 मई को यूएसए ने हांगकांग को जो स्पेशल ट्रेड स्टेटस दिया हुआ था उसे कैंसिल कर दिया है। क्यों? क्योंकि चाइना ने अपना कंट्रोल और ज़्यादा इंक्रीज कर लिया है हांगकांग के ऊपर नेशनल सिक्योरिटी लॉ की सहायता से। इसके अलावा ट्रंप प्रशासन ने यह भी आदेश दिया, पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी चाइना की जो आर्मी है, इस आर्मी से जुड़े जो रिसर्चर्स हैं या फिर चाइनीज़ ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं, उनकी यूएसए में एंट्री को लिमिट किया जाए। इवन यूएसए ने धमकी दी कि हम चाइना से पैसेंजर प्लेन्स को नहीं आने देंगे। हालांकि बाद में यूएसए के ऑफिशियल्स ने ये क्लैरिफाई किया, क्योंकि चाइना ने रिस्ट्रिक्शंस लगा रखी हैं इंटरनेशनल ट्रैवल के ऊपर, तो इसीलिए हम इस प्रकार का एक्शन ले रहे हैं। नेक्स्ट,
यूएसए के प्रेसिडेंट ने यूएसए के फाइनेंशियल रेगुलेटर से ये भी कहा कि जो चाइनीज़ फर्म्स हैं जो यूएसए की स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हैं, उनको आप और ज़्यादा गहराई से स्क्रूटिनाइज कीजिए, छानबीन कीजिए, कहीं उनके द्वारा गलत प्रैक्टिसेस तो नहीं अपनाई जा रही है। अगर हाँ, तो उनको डी लिस्ट कर दिया जाए यूएसए की स्टॉक मार्केट से। देखो, फिलहाल की सिचुएशन में यूएसए जो है वो स्टेटस कोइस्ट पावर है, मतलब यूएसए चाहता है जिस प्रकार का वर्ल्ड ऑर्डर है वैसा ही रहे और हम दुनिया में सबसे बड़ी पावर बने रहें। जबकि चाइना जो है वो रिविजनिस्ट पावर है। चाइना चाहता है कि वर्ल्ड ऑर्डर में रिवीजन होना चाहिए, पूरे वर्ल्ड में चाइना सबसे बड़ी पावर बन के उभरे। देखो, 1960s के बाद से ही चाइना का जो राइज हुआ है इसमें यूएसए का भी योगदान रहा है, क्योंकि यूएसए को हमेशा से ये उम्मीद थी कि चाइना एक रिस्पॉन्सिबल स्टेक होल्डर की भूमिका निभाएगा ग्लोबल पीस में। लेकिन चाइनीज़ हमेशा से यूएसए के बारे में अनसेंटिमेंटल हैं, यानी अभावुक हैं। चाइनीज़ हमेशा से वही बोलते आए हैं जो यूएसए वाले सुनना चाहते हैं, जैसे एंटी सोवियत रिटोरिक। कोल्ड वार के दौरान 1970 के बाद से यूएसएसआर के अगेंस्ट बोलना स्टार्ट किया चाइना ने, और यूएसए को ये बातें अच्छी लगती थी। यूएसए को लगा कि चाइना वाले हमारे दोस्त हैं, चाइना का राइज होता है तो हमें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बट देखो, चाइना की पर्टिकुलरली बात करें, जब जॉन फोस्टर डुल्स ने 1958 में ये बोला था कि यूएसए को यूएसएसआर के जो एलाई कंट्रीज हैं वहाँ पर रेजीम चेंज करके उनको यूएसएसआर से अलग करना चाहिए, तब से लेके चाइना में एक इनसिक्योरिटी है कि कम्युनिस्ट रेजीम की सुपरमेसी को खतरा है यूएसए से। समझ गए? मतलब आप कंपैरिजन देखिए, यूएसए को हमेशा से उम्मीद थी कि चाइना का जो राइज है वो पीसफुल होगा एक प्रकार से, और चाइना रिस्पॉन्सिबल स्टेक होल्डर की भूमिका निभाएगा। इसलिए चाइना के राइज में यूएसए का भी योगदान रहा है। बट चाइना की तरफ से ऐसा नहीं रहा है। चाइना वालों को हमेशा लगता था कि कम्युनिस्ट रेजीम की सुपरमेसी के लिए यूएसए जो है वो बहुत बड़ा खतरा है। और देखो, जब 1990-91 में यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ तो चाइना का ये व्यू और भी ज़्यादा पक्का हो गया कि कम्युनिस्ट रेजीम के लिए तो यूएसए खतरा है। तो चाइना ने अपना एक पैरेलल यूनिवर्स क्रिएट करना स्टार्ट कर दिया। अब देखो, आप ये सारी चीज़ें जो देख रहे हो, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक, चाइना का अपना खुद का जीपीएस सिस्टम, बिडोऊ, डिजिटल पेमेंट सिस्टम, वीचैट, अलीपे, हुवेई 5G कंपनी, ये सब क्या है? ये सब देखो, चाइना का अपना एक यूएसए के अगेंस्ट पैरेलल यूनिवर्स है, और ये सब चाइना क्रिएट करता रहा बिल्कुल यूएसए की नाक के नीचे। और काफ़ी बार तो ऐसा हुआ, यूएसए के या फिर यूएसए के दूसरे जो एलाई कंट्रीज़ हैं, वेस्टर्न कंट्रीज़, उनके फाइनेंशियल और टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके चाइना अपना ये पूरा पैरेलल यूनिवर्स क्रिएट करता रहा। 2005 में यूएसए के एक एक्सपर्ट हैं जॉन मियरसिमर, इन्होंने एक बात बोली थी कि भैया, चाइना का जो ये राइज होगा ना, ये पीसफुल नहीं होने वाला है, आप समझ जाइए। लेकिन विभिन्न देशों को यही लगता रहा कि चाइना का जो राइज है पीसफुल होगा, क्योंकि चाइना के जो पहले राष्ट्रपति थे इससे पहले, शी चिनफिंग से पहले, हु जिनताओ, वो पूरे वर्ल्ड को एश्योरेंस देते रहे कि चाइना का राइज पीसफुल होगा। इवन देखो, जब साउथ चाइना सी में चाइना मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को बिल्ड कर रहा था, तब भी चाइना ने वर्ल्ड को यही बोला कि आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, हमारा जो राइज है वो पीसफुल होगा। और वर्ल्ड ने इस पर ध्यान नहीं दिया, इवन साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज ने भी इस पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन अब बात काफ़ी ज़्यादा आगे निकल चुकी है। ट्रंप यूएसए के ऐसे राष्ट्रपति हैं जिन्होंने सीधा सीधा चाइना से टक्कर लेनी स्टार्ट की। उन्होंने ट्रेड प्रैक्टिसेस के मुद्दे पर चाइना के अगेंस्ट एक्शन लिया। 5G के इशू पर चाइना को खरी खोटी सुनाई गई, और ट्रंप ने विभिन्न देशों को बोला कि आप चाइना की हुवेई कंपनी को आपके यहाँ 5G ट्रायल्स मत कंडक्ट करने दीजिए। 2017 में यूएसए का एक डॉक्यूमेंट आया, नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी डॉक्यूमेंट। पहली बार इस डॉक्यूमेंट में ये स्वीकार किया गया कि रशिया के साथ साथ चाइना जो है
वो अमेरिकन पावर, अमेरिकन इन्फ्लुएंस, अमेरिकन इंटरेस्ट के अगेंस्ट चैलेंज हैं। इसके बाद ट्रंप ने चाइना स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शंस लगानी स्टार्ट की ट्रेड के मामले में या फिर लीगल माइग्रेशन। ये तो देखो सिर्फ एक शुरुआत है सीरियस रीएडजस्टमेंट की तरफ। अभी तो बहुत सारा रीएडजस्टमेंट होगा। ये एक प्रकार से जैसा कोल्ड वॉर यूएसएसआर और यूएसए के बीच चला था, उस प्रकार का ये नया कोल्ड वॉर होगा। इसके बाद काफ़ी सारे एक्सपर्ट्स की राय कोट करते हैं राइटर, जैसे देखो यूएसए के फॉर्मर व्हाइट हाउस चीफ ऑफ स्टाफ स्टीव बैनन, इन्होंने डिक्लेयर किया कि ऑलरेडी यूएसए का वार चल रहा है चाइना के साथ। दूसरे कुछ इंपॉर्टेंट एक्सपर्ट्स जैसे रिचर्ड हास और वर्ल्ड बैंक के फॉर्मर प्रेसिडेंट रॉबर्ट जोइलिक, इन्होंने भी वार्न किया, देखो नया कोल्ड वॉर अगर चलेगा तो ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक होगी। सेकुलर जूलियन जेविड्स, इन्होंने एक ऐसे में लिखा, ऐसे का नाम था द चाइनीज रीअसेसमेंट ऑफ इंटरडिपेंडेंस। इस ऐसे में कहा गया, देखो सिमिलर प्रोसेस बीजिंग में भी चल रही है, मतलब वहां भी इस प्रकार की बातें चल रही हैं कि यूएसए के साथ अब एक वार होने वाला है। कोई जरूरी नहीं ये वार जो है वो मिलिट्री वार होगा, वार काफ़ी सारे डोमेन्स में हो सकता है। अभी फिलहाल देखो यूएसए और चाइना की जो इकोनॉमीज हैं बहुत ज़्यादा आपस में जुड़ी हुई हैं। बहुत सारी चीज़ों के लिए यूएसए चाइना के ऊपर डिपेंड करता है, छोटे से लेके बड़े आइटम के लिए। तो यूएसए अभी चाहता है कि सप्लाई चेन्स की जो डिपेंडेंसी अभी चाइना के ऊपर है इसे ख़त्म किया जाए। और चाइना भी देखो यूएसए के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, डॉलर के ऊपर डिपेंडेंस काफ़ी ज़्यादा है चाइना की। यूएसए की टेक्नोलॉजी के ऊपर भी चाइना की काफ़ी निर्भरता है। चाइना चाहता है कि वो यूएसए की टेक्नोलॉजी से अपने आप को अलग करें, और चाइना अपनी जो करेंसी है युआन, इसको भी काफ़ी ज़्यादा प्रमोट करने की कोशिश कर रहा है, प्रेफरेंस देने की कोशिश कर रहा है। तो क्या डीकपलिंग हो पाएगी इन दोनों देशों के बीच? डीकपलिंग मतलब एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंसी खत्म हो पाएगी या फिर नहीं हो पाएगी, ये तो देखो देखने वाली बात होगी। लेकिन हाँ, इतना जरूर है, टकराव काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगा आने वाले दिनों में दोनों देशों के बीच। अब पर्टिकुलरली हांगकांग की बात करते हैं। हांगकांग में चाइना एक नया नेशनल सिक्योरिटी लॉ लेकर आया, तो उसके बाद यूएसए के द्वारा क्रिटिसिज्म किया गया चाइना का, ना सिर्फ यूएसए के द्वारा बल्कि वेस्टर्न कंट्रीज के द्वारा भी। देखो हांगकांग का इशू एक ऐसा इशू है, इसके बाद बैटल जो है यूएसए और चाइना के बीच आइडियोलॉजिकल डोमेन में एंटर कर सकती है। आइडियोलॉजिकल डोमेन मतलब देखो चाइना अपना कंट्रोल इंक्रीज करना चाहता है हांगकांग के ऊपर और कर भी रहा है। इसका सबूत है नेशनल सिक्योरिटी लॉ। जबकि पहले हांगकांग पार्ट हुआ करता था यूके का, और जब यूके का पार्ट हुआ करता था हांगकांग, तो बहुत ज़्यादा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, डेमोक्रेसी, ये सब सो कॉल्ड जो वेस्टर्न वैल्यूज़ हैं वो देखने को मिलती हैं हांगकांग में। हालांकि 1997 के बाद से ही जब हांगकांग चाइना का पार्ट बना, तब भी कुछ ये जो वैल्यूज़ हैं ह्यूमन राइट्स, डेमोक्रेसी, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, कुछ हद तक तो डाइल्यूट हुई, लेकिन फिर भी वन कंट्री टू सिस्टम का लॉजिक चलता रहा। लेकिन अब चाइना धीरे धीरे वन कंट्री वन सिस्टम की तरफ आगे बढ़ रहा है। तो वेस्टर्न कंट्रीज को इससे शिकायत है। वेस्टर्न कंट्रीज का कहना है, देखो हमारी जो वैल्यूज़ हैं, डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, इन सब का टॉर्च बियरर है हांगकांग। और आपका जो रेजीम है, कम्युनिस्ट रेजीम, आप साबित करना चाहते हो कि डेमोक्रेसी का एक अच्छा अल्टरनेटिव है कम्युनिस्ट रेजीम जो अभी फिलहाल चाइना में है। तो इसलिए जो बैटल है वो आगे आगे आइडियोलॉजिकल बैटल में बदल सकती है। एक तरफ यूएसए की वैल्यूज होंगी, यूएसए समेत दूसरे वेस्टर्न कंट्रीज की वैल्यू होंगी, और दूसरी तरफ चाइना ये साबित करना चाहेगा जो हमारी जो वैल्यूज हैं वो सुपीरियर हैं। लास्ट में राइटर के द्वारा कहा जाता है, बहुत कुछ देखो इस बात पर भी डिपेंड करता है कि नवंबर में यूएसए में जो इलेक्शंस कंडक्ट होंगे, उन इलेक्शंस में कौन जीतता है। लेकिन जैसे जैसे बैटल इंक्रीज होगी, इंटेंस होगी इन दोनों देशों के बीच, इंडिया के सामने भी बैलेंस करने की एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। कहीं इंडिया के सामने ऐसी सिचुएशन आएगी कि दोनों में से एक को चूज करना पड़े। फिलहाल तो देखो चाइना की तरफ जाने का तो सवाल ही नहीं उठता।
इंडिया के पास दो चॉइस होंगी, या तो यूएसए का पूरी तरह से एलाय इंडिया बन जाए, या फिर स्ट्रेटेजिक ऑटोनमी को इंडिया प्रैक्टिस करता रहे। तो देखना ये होगा कि इंडिया कैसे पूरी सिचुएशन को बैलेंस कर पाता है। तो ये हमने आर्टिकल डिस्कस किया यूएसए और चाइना के बीच टेंशंस से संबंधित। अभी की इस डिस्कशन में इतना ही है। आज दूसरी वीडियो भी आएगी जिसमें बाकी के आर्टिकल्स हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।